हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज के सेशन को करते हैं शुरू। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को प्रैप टुडे के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रैप टुडे बेसिकली हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर हम एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जहां पर आपको डेली वीडियोस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर, दोस्त, रिलेटिव कोई भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है आप उन्हें प्रैप टुडे के बारे में जरूर बताइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिकली आज की क्लास से हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं एनर्जी टेक्नोलॉजी। एनर्जी टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनर्जी टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा प्रौद्योगिकी। बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी टेक्नोलॉजी। एनर्जी टेक्नोलॉजी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स वो हमारे कौन कौन से होंगे? डोंट वरी, आगे स्लाइड्स हिंदी में भी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, 3 टाइप से हम पढ़ने वाले हैं, इन्हें लिख लीजिएगा। ये जो होंगे ये हमारे मेन टॉपिक होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस। उसके अलावा कुछ टॉपिक हमारे अदर में आ जाएंगे, जैसे कि ये तीनों का पार्ट नहीं है। क्या होगा वो? लिथियम आयन बैटरीज एंड हाइड्रोजन सेल। इतने टॉपिक जो है वो हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मैं ये भी बताती हूँ कि किस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। चूंकि हमारा एनर्जी टेक्नोलॉजी आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो ये भी शेयर करना आपके साथ बनता है बिल्कुल कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में क्या डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल में क्या डिस्कस करेंगे एंड न्यूक्लियर में क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सोलर एनर्जी के बारे में। इसके नेम से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, बताने की इसमें कुछ है बात ही नहीं है। सेकंड पढ़ेंगे विंड एनर्जी, जो हमने बचपन में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना, बस वही याद रखिए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस उसी को थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा देंगे। बायोफ्यूल, ताकि अगर यहां से मेंस में क्वेश्चन आए तो मेंस में भी आप लिख पाओ। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और आपसे ये भी आशा करती हूं कि आप उन क्वेश्चंस को भी लिख रहे होंगे। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, अगर अपने लिए नहीं करना है तो। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी। इस टॉपिक में मात्र हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो मेरे साथ ही साथ वैसे आप लिख रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि ये अगर आप सारे के सारे टॉपिक लिख लेंगे तो इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स अगर आएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये होगा कि अच्छा ये मेन टॉपिक थे। अब मान लो सोलर एनर्जी आपके पास लिखा हुआ है, अब उसमें कोई न्यू इनिशिएटिव लेकर आया गया गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ भी लेकर आया गया, तो आपको पता होगा ना कि अच्छा सोलर एनर्जी हमने एनर्जी टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ेगा और आप फिर क्या करेंगे, उससे जो भी मेन पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे उसे आप अपने स्पाइरल में, नोट्स में कहीं भी आप लिख लेंगे। तो हो गई आपकी तैयारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जो आपका कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमें वो कवर करना था करंट, वो भी कवर हो गया। इसी टाइप से तो करना है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का। डोंट वरी, अभी बस जस्ट मैं मूव करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये सारी एनर्जी होती क्या है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 250 वर्ड्स में लिखने के लिए आते हैं।
तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में जितने भी टॉपिक हैं वो मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो ओनली प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सो आखिर हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ेंगे क्या, वो तो आपको बता दूं, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल पढ़ेंगे तो पेट्रोलियम भी पढ़ेंगे, एलपीजी पढ़ेंगे, सीएनजी भी पढ़ेंगे, एंड उसके अलावा सीएनजी के बाद पीएनजी पढ़ेंगे। अगर पीएनजी आपने नहीं सुना है तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि पीएनजी क्या होता है। एलएनजी के बारे में पढ़ेंगे, वहीं बायो सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे। बायो सीएनजी यानी बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एचसीएनजी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर शेल गैस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में से शेल गैस बोला जाता है, हिंदी में शेल गैस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में जैसे आता है फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन में आपको बोथ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ। अगर इनके बारे में बताऊंगी भी तो बहुत कम बातें ही बताऊंगी, या फिर इसे न्यूक्लियर एनर्जी को स्किप कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं बता दूंगी, रिवीजन करवा दूंगी, बट बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। एंड उसके बाद दो हमारे अदर टॉपिक बचते हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिए, बट कोई बात नहीं फिर से लिख लीजिए। लिथियम आयन बैटरी एंड हाइड्रोजन सेल। इतनी कहानी है जो कि हम पढ़ेंगे। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि एनर्जी आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है? कभी तो सोचा होगा ना। अगर कभी दिमाग में आया हो कि एनर्जी जो है वो क्यों जरूरी होती है, तो एनर्जी देखिए हमारे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। चाहे वो आर्थिक विकास के लिए हो, या फिर हमें अपना लाइफ जो है वो ऊपर ग्रो करना है, बेहतर बनाना है। ऊर्जा संसाधनों का विकास जो है वो अगर जितना ज्यादा ऊर्जा संसाधनों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होगा उसकी उचित खपत जो है वो सुनिश्चित होगी, और जब उचित खपत सुनिश्चित होगी तो किसी भी देश में जो आर्थिक पिछड़ापन होता है, कुपोषण एवं अशिक्षा, ये कुछ जो समस्याएं है ना, इनको भी टैकल किया जाएगा। कैसे? आर्थिक पिछड़ापन, जैसे जैसे हमारे एनर्जी रिसोर्सेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिसोर्सेस बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, सोलर पैनल वगैरह अपने घर में लगा लिए, बिजली वगैरह जो है वो आपसे कई हद तक आप उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी जो आप बिजली का बिल देते थे वो कहीं ना कहीं बच रहा है ना आपका, आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते थे। सेम वैसे ही आपके घर का बिजली बच रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी बिजली बच रहा है ना, तो आर्थिक मदद वहां से हो जाएगी। और जब वो आपके रुपीस बच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप खाने पीने में अपने अच्छे से न्यूट्रिशंस लेंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि अलग अलग किसी एक चीज से हमें अपना चौतरफा विकास देखने को मिलता है। वहीं कुछ जो रिसोर्सेस हैं वो आप सभी को पता है मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं, कुछ रिसोर्सेस जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस है। तो वैसे ही हमारी प्रकृति है ना, प्रकृति ने हमें इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें दी है ना कि इन्हें जो है वो अलग अलग रूपों में ऊर्जा हमें प्रदान की जाती है। अब ऊर्जा के पारंपरिक सोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसेस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, अगर आपको पेट्रोलियम ना मिले, गांव में जैसे लोग जो है जिनके पास आज भी गैस सिस्टम नहीं है, तो उनको अगर लकड़ी ना मिले खाना बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये प्रॉब्लम है ना। अगर आज के टाइम पीरियड में आपको अपनी बाइक वगैरह चला के जाना है और आपको पेट्रोल ना मिले तो कैसे चलाएंगे? फिर कहीं ना कहीं आपको या तो साइकिल इस्तेमाल करनी पड़ेगी या आपको पैदल जाना पड़ेगा। अब आप तो
यानी आज के टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ सरवाइव करना है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ऊर्जा के रिसोर्सेज गैर पारंपरिक सोर्सेज, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापिक योजना सॉरी ऊर्जा, जो अभी मैंने इंग्लिश में नाम जैसे बायो थर्मल एनर्जी वगैरह, ये रिसोर्सेज, ये सारे जो नाम इंग्लिश में बताए थे, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, शेल गैस, तो ये सारे कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं हमें आज की डेली लाइफ में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इनके बिना लाइफ जो है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इतना। अब कहीं ना कहीं इनसे जो होता है वो हमारा चौतरफा विकास होता है, यानी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कभी आपने नोटिस किया हो तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, जैसे ये एक हिस्सा हो गया सोशल डेवलपमेंट का, किसी और पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखता जाएगा। ये हो गया सोशल डेवलपमेंट का, ये हो गया इकोनॉमी का, और ये हो गया इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा ना, यानी सभी का चौतरफा विकास। अब ये जो सर्कल होता है ना, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि मनुष्य का सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, इकोनॉमिकली भी डेवलप हुआ, एंड एनवायरमेंटल भी डेवलपमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का जो है वो सभी तरीके से विकास हुआ, सोशल भी हुआ, इकोनॉमिकली भी हुआ, एनवायरमेंटल भी हुआ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस के बारे में देखना चालू करते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन से किसके पार्ट आ जाते हैं, यानी कि एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नवीनीकरण या फिर वैकल्पिक या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और एक पार्ट होता है अनवीनीकरणीय या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल भी आप लिख लीजिएगा। एंड यहाँ पर आ जाता है रिन्यूएबल। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम किस में डिवाइड करते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कोयला हो सकता है, तेल व प्राकृतिक गैस यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस, और लकड़ी यानी कि टिम्बर। क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में इसका एग्जांपल हो जाएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा एनर्जी आप लगा लीजिएगा। वहीं बायोमास ऊर्जा या जैव ऊर्जा जिसे हम बायो एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूल सेल, जिसे हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा, फ्यूल सेल। एंड नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन सेल यानी हाइड्रोजन ऊर्जा। इसके बाद जस्ट मैं आपको भी ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होता क्या है। उसके बाद बैटरी संचालित ऊर्जा यानी बैटरी ऑपरेटेड एनर्जी। उसके बाद फिर आ जाता है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। उसके अलावा और भी एनर्जी आ जाता है, यानी महासागरीय ऊर्जा आ जाता है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये होते क्या है, परंपरागत ऊर्जा रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो चलिए, यानी रिन्यूएबल अल्टरनेटिव या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिन्यूएबल अल्टरनेटिव नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यानी नवीकरणीय वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सेस। अगर हम परंपरागत जैसे हम वैकल्पिक ऊर्जा सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, तो वैकल्पिक ऊर्जा सोर्सेस जो है वो
ऐसे सोर्सेस होते हैं जिन्हें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के बिना उत्पन्न किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे वैकल्पिक ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, सो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे सोर्सेज होते हैं इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है मेनली ये यानी नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेज जो है ये हमें स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राप्त होती हैं। इसीलिए ये जो है मेनली वो नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आती हैं, क्योंकि इनमें जो है वो प्राकृतिक इन्हें यानी नवीकरणीय ऊर्जा रिसोर्सेस को जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनमें हमें किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी मेथड की हमें आवश्यकता नहीं होती, और वैकल्पिक ऊर्जा जो है वो पूर्णतः आदर्श स्रोत नहीं है, बल्कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का ये जो है ये मेन सोर्सेस बन सकती हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो लगभग ज्यादातर जो गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सेस हैं, जैसे बायोगैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी का विकास जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और इनका विकास देखिए जैसे जैसे हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं उन रिसोर्सेस को जिनको बनने में ही जो है वो कहीं ना कहीं हमें पता है कि लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर हम इनको आज भी ऐसे ही एक्सेस अमाउंट में खर्च करते गए तो हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी या और आने वाली पीढ़ी के लिए वो ना बचे। ठीक है, उसके बाद हालांकि नवीनीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को आरंभ हुए लगभग 4 दशक जो है वो पूरे हो चुके हैं, बट मुख्य तौर पर बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और लघु पन बिजली सोर्सेस की क्षमताओं का अगर हम व्यवहारिक दोहन देखें तो वो इतना ज्यादा भी संभव जो है वो थोड़ा थोड़ा हो पाया है। वहीं भूतापीय ऊर्जा और समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के विकास का जो काम है वो अभी भी चल रहा है। जैसे अगर हम देखें कि अभी इंडिया में कुल जो संस्थापित जो ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है वो 368.98 गीगावाट है। वहीं इसमें जो नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा है वो 20.39% है। और ये जो रिसोर्सेस थे, ये जो डेटा है वो 29 फेब 2020 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। वैसे अभी अपडेटेड डेटा नहीं आया है। भारत में अगर हम इस नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिहाज से अगर हम देखें तो इंडिया का जो नंबर है वो वर्ल्ड में 5th नंबर पर आता है, और पवन ऊर्जा के लिए 4थे स्थान पर आता है। वहीं सौर ऊर्जा के लिए भी 5वें स्थान पर इंडिया का नंबर आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनवीनीकरणीय या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, कि आखिर ये क्या होते हैं। तो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस की बात करते हैं तो ये वो सोर्सेस होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यानी अगर आप बात करें कि इनके बारे में कि आप इनका प्रयोग जो है वो अनलिमिटेड कर लेते हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता। परंपरागत या जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस होते हैं वो सोर्सेस होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और अगर इनका ज्यादा तेजी से यानी जिस गति से आज के टाइम पीरियड में प्रयोग किया जा रहा है, सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि उस यानी स्पीड से इनका निर्माण नहीं हो रहा है। जीवाश्म ईंधन में अगर हम बात करें जैसे कोयला हो गया, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जो होते हैं ये परंपरागत ऊर्जा सोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब ये बनते किस तरीके से हैं, तो देखिए हमारे नेचर में जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना या मृत जानवर होते हैं, वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे वो किसमें मिल जाते हैं, मिट्टी में। पेड़ की पत्तियां होती हैं, पेड़ की पत्तियां जो है वो जमीन में गिर जाती हैं, फिर धीरे धीरे वो जो है यानी एक अपना प्रोसेस होता है, हजारों लाखों
ईयर के बाद भारी दबाव और ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा बनती रहती है, दबाव जो है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो उसी के चलते, ऊष्मा के चलते विघटित होकर ये जो रिसोर्सेस होते हैं, ये सभी के सभी जो है वो किसमें, जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। और जैसे कि कोयला हो गया, तेल व प्राकृतिक गैस यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो होते हैं वो इसी तरीके से बन जाते हैं। अब इसे अगर हम देखें तो ये जो है, ये रिसोर्सेस कहीं ना कहीं टू टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। एक होता है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेस, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। सो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस यानी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में क्या होता है, इसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर, पवन, नदियों का जल, भूताप, न्यूक्लियर, यूरेनियम यानी कि ईंधन, ये कुछ जो है ये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है ये प्राकृतिक तौर पर सुलभ होते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और अन्य कृत्रिम विधियों के द्वारा भी इन्हें उपयोग करने के योग्य बनाया जा सकता है। इसीलिए क्या होते हैं, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस होते हैं। वहीं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, यानी द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में अगर हम देखें तो ये जो है ये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत यानी जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस के रूपांतरण से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या है, द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होते हैं उनके रूपांतरण से ये क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और ये क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण, विद्युत एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है। जैसे विद्युत की अगर हम बात करें तो विद्युत हमें जो कहीं ना कहीं है वो एक द्वितीयक ऊर्जा सोर्स है जिसे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूपांतरण से बनाया जाता है। जो प्राथमिक सोर्स होता है ना, तो उसी के उससे इसे रूपांतरण से कहीं ना कहीं बनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलर एनर्जी। चलिए अब देखते हैं सोलर एनर्जी क्या होता है। तो धरती में सूर्य ऊर्जा का विशाल और सर्वसुलभ सोर्सेस है। यानी अगर हम बात करें कि सूर्य की जो लाइट है ना, जो सनलाइट है ना, वो एक ऐसा सोर्स है जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। वो है ही, उसे समाप्त जो है वो नहीं किया जा सकता। सो सूर्य के केंद्र में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो अत्यंत तीव्र गति से गतिशील रहते हैं और परस्पर संयलित होकर अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण करते हैं। अब जैसे इस अभिक्रिया को, यानी जैसे ये एक अभिक्रिया होती है, सो इस अभिक्रिया को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये अभिक्रिया जो होती है ये संलयन कहलाती है, यानी फ्यूजन मेथड से होता है। और इसमें होने वाले जो द्रव्यमान की क्षति होती है वो बड़ी मात्रा में ऊर्जा के रूप में विमोचित होकर विकिरण द्वारा फोटोन के रूप में धरती में उपलब्ध हो जाती है। अब ये सारा कैसे होता है, सो इसे आप समझने के लिए देखिए, ऐसे देखिए कि एनर्जी जो होती है कहीं ना कहीं, अगर आप सन की एनर्जी की बात करें तो सन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और जब सन की एनर्जी ज्यादा तेज होती है तो उसमें ये सन की एनर्जी संलयित होकर अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है या जो ये अभिक्रिया होती है उसे फ्यूजन कहा जाता है, फ्यूजन मेथड कहा जाता है या फिर संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है उसकी जो क्षति होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है एंड विकिरण के द्वारा रेस के थ्रू जो है वो फोटोन के रूप में धरती में आती है। तो इसकी जो रेज होती है वो कन्वर्ट होते हुए, यानी हम कह सकते हैं विकिरण होते हुए जो है फोटोन के रूप में धरती में उपलब्ध हो जाती हैं। और धरती में वायुमंडल की ऊपरी सतह का जो प्रत्येक वर्ग मीटर है लगभग वो 1.3 किलो जूल सौर ऊर्जा प्रति सेकंड जो है वो प्राप्त करता है। अब देखिए कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी प्लांट के बारे में इंडिया में क्यों सोचा गया, क्योंकि इंडिया की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सोचा गया। अब इंडिया की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कैसे सोचा गया, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल आइडिया है कि इंडिया की भौगोलिक स्थिति को सोचते हुए इसलिए देखा गया ऐसा,
कि कहीं ना कहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सन की लाइट है ना, वो लगभग हर एरिया में आती है। अब कैसे? जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा जो सोर्सेस में रहा है ना, वो सौर ऊर्जा के विकास पर रहा है। क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो भौगोलिक स्थिति। देखिए, अब यहां से देखिए, यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है ना, कहीं बाहर से नहीं आता है, ये सिर्फ कहने की बात है। कहीं ना कहीं टीचर जो है ना, वो क्लास में बोल चुका होता है वो चीजें, बस थोड़ी सी आवश्यकता जो होती है ना, वो कंसंट्रेशन की होती है। और देखिए, मैं आपको बहुत रियल बात बताऊं ना, कि यूपीएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो 8 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, वो एक्चुअल में ना आपके सॉल्व करने के लिए ही नहीं होते, तो उनमें आपको फोकस करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उनमें फोकस कर ले गए तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप अपना टाइम खराब कर सकते हैं, या दिमाग आप अपना इनमें ही खत्म कर चुके होंगे कि वो क्वेश्चंस के लिए। तो वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा एडवांस नहीं मान के चलना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा अगर हाई लेवल का भी आ गया ना, या फिर कहीं ना कहीं, तो उस टीचर को भी ना थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च वगैरह करना पड़ता है, उसे कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि एक्चुअल में ये कहाँ से है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं, तो उसको आप बिल्कुल भी ध्यान में लेकर नहीं चलिएगा। अब जैसे अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, तो सोलर एनर्जी में जो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है कि इंडिया में ये इतना ज्यादा पॉपुलर होने का इसका रीजन क्या है। तो इंडिया में इसके ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन ये है कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। अब कैसे भौगोलिक स्थिति? जैसे भौगोलिक तौर पर अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया जो है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होता है, ये आपके ज्योग्राफी के टीचर बताएंगे। आई थिंक ज्योग्राफी तो आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होता है। तो इंडिया की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो इंडिया जो भौगोलिक तौर पर जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है, जहां पर सूर्य का जो प्रकाश होता है यानी जो सनलाइट होती है वो प्रतिदिन काफी लंबे टाइम तक उपलब्ध रहती है। और सोलर एनर्जी में अगर मेन फैक्टर आप देखिए तो मेन फैक्टर किस चीज का है? सनलाइट का है। यानी दिन भर जो है वो सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उस सनलाइट को यानी हीट को, सनलाइट को ऑब्जर्व करने के बाद हम अपने घर में या कहीं भी ट्यूब लाइट्स वगैरह, रोड लाइट्स में आपने देखा होगा कि अब काफी जगह लगा हुआ आपको दिख जाएगा। तो वो दिन भर सन की हीट ऑब्जर्व कर लिया, एंड नाइट में जो है वो काफी टाइम तक चल जाते हैं। यानी जो सोलर की लाइट्स होती है ना, वो काफी टाइम तक चल जाती है। सो अगर हम बात करें एक अनुमान के अकॉर्डिंग, देश में लगभग सभी हिस्सों में औसतन जो है वो 4 to 7 किलोवाट घंटा जो है वो प्रति वर्ग मीटर, यानी प्रति वर्ग मीटर में जो है वो सौर विकिरण जो है, यानी सनलाइट की जो रेज होती हैं वो कहीं ना कहीं उपलब्ध होती हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब अगर हम इसे एक अलग उसमें देखें तो यानी 2300 से 3200 घंटों तक सूर्य का प्रकाश जो है वो उपलब्ध रहता है। और इसी कारण से, भौगोलिक स्थिति के कारण, आज जो पिछले टाइम पीरियड है और जो आने वाला जो टाइम पीरियड है, उसी कारण से भारत को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से प्रबल क्षमता वाले देशों के रूप में भी एक पहचान मिली है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें ना, तो सौर ऊर्जा ने काफी ज्यादा विकास किया है। वहीं सौर ऊर्जा के एरियाज की बात करें, यानी सौर भारत में जो सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के कुछ संभावित क्षेत्र की जैसे बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एंड महाराष्ट्र हो गया। तो ये कुछ ऐसे एरिया, एंड बिहार भी इंक्लूडेड है, वरना बिहार वाले बुरा मान जाएंगे, एंड महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जो सौर ऊर्जा का कहीं ना कहीं ज्यादा लाभ ले सकते हैं या ज्यादा लाभान्वित होते हैं। अब किस तरीके से?
वो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो सनलाइट होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब सौर ऊर्जा के कुछ मेथड्स देखते हैं। सौर ऊर्जा जो है ना, वो एक ऐसा मेथड है जो कभी न समाप्त होने वाला एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि सन की जो सनलाइट है ना, वो ऑब्वियसली कभी समाप्त होनी ही नहीं है। एंड इसे अगर हम देखें तो इंडिया में जो है वो दो तकनीकों के माध्यम से सौर ऊर्जा को उपयोग में लाया जा रहा है। वो कौन कौन से मेथड है? जैसे कि पहला जो है वो है सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक, हिंदी में इंग्लिश में इसे सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक बोला जाता है, यानी एसपीवी। एसपीवी यानी सोलर। एंड नेक्स्ट टाइप, जो नेक्स्ट मेथड हो गया वो हो गया पी टाइप। तो ये दो मेथड्स है जो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी टेक्निक्स में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों मेथड हैं क्या, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक यानी एसपीवी, सौर फोटोवोल्टिक सेल संरचना। ये जो मेनली इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है वो सौर फोटोवोल्टिक सेल जो होता है उसका प्रयोग करके सौर प्रकाश से सीधे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है एसपीवी सेल से। एसपीवी सेल जो है वो इस तरीके से लगाए जाते हैं मेनली सौर प्रकाश से कि इनका जो सीधा हम कहें सीधा कन्वर्ट हो, कि ये जो सीधे तरीके से हैं जो ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करें। एंड फोटोवोल्टिक सोलर सेल का जो निर्माण है वो अति विशुद्ध क्रिस्टलाइन पॉलीसिलिकॉन से किया जाता है। अब पॉलीसिलिकॉन को पहले क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो पॉलीसिलिकॉन को तैयार करने के लिए सिलिकॉन को कास्टिंग विधि के द्वारा एक बड़े क्रिस्टल में, पहले इसे एक बड़े क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मेथड जो है वो एग्जाम में किस तरीके से बनाया जाता है वो नहीं पूछा जाएगा। सो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करिएगा, कोई बात नहीं अगर ना बहुत अच्छे से समझ में आए तो। पॉलीसिलिकॉन तैयार करने के लिए पहले क्या किया जाएगा, कास्टिंग विधि के द्वारा एक बड़े क्रिस्टल में से परिवर्तित किया जाएगा। और काफी जो है ना ये एक महंगी निर्माण पद्धति होती है। एंड प्रेजेंट टाइम में जो है एक सस्ती तकनीक विधि भी है। सस्ती तकनीक विधि से में क्या किया जाता है यानी जो सस्ती तकनीक में निर्मित थिन फिल्म एमोर्फस सिलिकॉन का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सो जिसके कारण ये जो है ये एक सस्ती तकनीक भी है इंडिया में, जिसमें जो थिन फिल्म होती है उसमें एमोर्फस सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और फिर सौर फोटोवोल्टिक सेल में सिलिकॉन की दो परतें होती हैं जिनमें क्या है, अलग अलग पदार्थों की परत चढ़ा दी जाती है और उसमें अलग अलग पदार्थों की परत चढ़ी होती है। एंड उसके बाद जो जैसे कि नेक्स्ट जो हो गया वो पी टाइप हो गया। सिलिकॉन की बनी ये जो है ये नीचे की परत होती है जिसमें बोरॉन की पतली परत चढ़ी होती है और ये सेल की धनात्मक सतह होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने ऑलरेडी धनात्मक एंड ऋणात्मक पढ़ा होगा ना, तो उस तरीके से ये जो है ये मेनली कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम है ये, जिसे इसमें जो है विथ चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है एंड इसमें जो है विथ हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। अब इनमें दोनों में आप देखिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है ये डीसी प्लस एसी कपल्ड दोनों तरीके के जो है चार्ज यानी विथ चार्ज कंट्रोलर भी है एंड बिड डायरेक्शनल इन्वर्टर भी इसमें जो है वो प्रयोग किया गया है। सो मेनली इस तरीके से आप एसी कपल्ड एंड डीसी कपल्ड के थ्रू जो है ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पोर्शन टाइप भी हो जाता है। सो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछने वाला है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आ जाता है एन टाइप। चलिए एक पेज यहाँ पे खाली था, हाँ
यहाँ पे मैं आपको एन टाइप बता देती हूँ कि एन टाइप क्या होता है। तो बेसिकली एन टाइप में क्या किया जाता है, सिलिकॉन की जो बनी परत होती है उसमें क्या होती है, बनी परत में जो फास्फोरस की पतली परत जो है वो चढ़ी होती है, जो कि ऋणात्मक सतह की तरह ही कार्य करती है। और ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और मेनली एन टाइप जो है वो पी टाइप के ऊपर स्थित होती है। सो मेनली ये जो है वो कहीं ना कहीं एक रिसोर्सेस होते हैं। अब बात करते हैं फोटोवोल्टिक सेल की कार्य प्रणाली के बारे में, यानी वर्किंग सिस्टम ऑफ पीवी सेल्स। सो आज की क्लास में वर्किंग सिस्टम ऑफ पीवी सेल्स के बारे में बात करेंगे एंड यहीं पर अपनी कहानी जो है वो खत्म करेंगे। सो चलिए देखते हैं वर्किंग सिस्टम ऑफ पीवी सेल्स। पीवी सेल्स यानी फोटोवोल्टिक सेल्स। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वो सौर सेल के ऊपरी परत यानी एन टाइप पर होता है, जो कि क्या होता है, सिलिकॉन की फास्फोरस परत पर चढ़ी जो होती है वो ऋणात्मक सतह होती है। सो जब होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हीट है वो किस में पड़ती है, वो ऋणात्मक सतह पर पड़ती है। तो ऋणात्मक सतह पर पड़ती है तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और दूसरी परत जो पी टाइप होती है, जो जिस पर क्या होती है, बोरॉन परत चढ़ी होती है, ये सिलिकॉन की धनात्मक सतह होती है। और आप याद रखिएगा कि जैसे धनात्मक सतह एंड इलेक्ट्रॉन फ्री सतह होती है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और इसी से क्या होता है, जब ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं तो इसी के कारण क्या होता है, विद्युत प्रवाह होने लगता है, और जिसे हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। सौर फोटोवोल्टिक सेल के प्रकार जो है वो 3 टाइप के प्रकार होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन या मल्टीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, और थर्ड टाइप होता है थिन फिल्म एमॉर्फस सिलिकॉन। सो मेनली जो सौर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, सेकेंड है पॉलीक्रिस्टलाइन या मल्टीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, एंड थर्ड है थिन या फिर फिल्म एमॉर्फस सिलिकॉन। सो 3 जो है वो मेनली टाइप होते हैं। एंड इनके फोटोवोल्टिक टेक्निक्स को यूज करने के एप्लीकेशंस क्या हैं। सो जैसे मेनली जो सौर फोटोवोल्टिक तकनीक होती है, सो सौर फोटोवोल्टिक तकनीक से विद्युत उत्पादन करने के लिए भारी चालक पुर्जों की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, बल्कि इसलिए क्या है, इसे पर्वतीय दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बिजली उत्पादन करने हेतु तकनीक जो है ये काफी ज्यादा क्रांतिकारी तकनीक साबित हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भारी चालक पुर्जों की हमें आवश्यकता होती ही नहीं है। सो दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं, ये जो पर्वतीय इलाके हैं, तो इनमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की कमी होती है। अब देखिए कहीं ना कहीं गांव में आपको उतनी सारी चीजें सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो कहीं ना कहीं आपको एक अर्बन एरियाज में मिल जाती। अर्बन एरिया में आपको सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं कहें कि इंडिया में काफी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। वहीं भारत में एकल सिलिकॉन क्रिस्टलाइन सौर सेलों का इस्तेमाल जो है वो अनेक सौर यंत्रों के साथ भी किया गया है। वहीं जैसे कि सौर लालटेन, सौर पंप के रूप में सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, तटवर्तीय प्लेटफॉर्म के दूर संचार उपकरणों के लिए विद्युत ऊर्जा, ग्रामीण दूरभाष केंद्र, रेडियो, टेलीविजन, घरों, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए जो है वो फोटोवोल्टिक ऊर्जा का उपयोग जो है वो ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ज्यादातर वो ही किया जाता है। सो उसके बाद सोलर थर्मल टेक्निक्स क्या होती हैं, यहां से जो डिस्कशन है हम अपना वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर उसके हम एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, जो कि ये काफी लेंथी टॉपिक हो जाएगा, आगे आने वाला काफी टाइम इसमें जाएगा। सो ये न्यू टॉपिक है, इसलिए फिर मैं इसे स्टार्ट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर हम उसमें लिमिटेशंस वगैरह भी इसकी पढ़ेंगे। एंड कल की क्लास जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो ज्वाइन जरूर करिएगा। एंड अगर आप सभी लोगों ने भटनेर आईएएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है सो जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे आपको मेरी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे। सो नोट्स भी लेना
बटनेर आईएएस के ऐप से ना भूलें। एंड प्लीज बटनेर आईएएस को सब्सक्राइब करें, मेरे सेशंस को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या सुधार करने की जरूरत है, या अगर कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आती ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय आप सभी को।